Bismillahirrahmanirrahim. A very complicated topic of transcription. We know that DNA replicate होकर DNA बनाता है. DNA से DNA का बनना इसे कहते हैं replication. So it is replication. I hope कि ये font आपको clear आ रहा है. It is visible. DNA से RNA का बनना, DNA से RNA का बनना इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन. तो DNA से RNA का बनना इट इज़ ट्रांसक्रिप्शन. और RNA से क्या DNA बन सकता है? यस, RNA से DNA का बनना इसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. इट बिकम्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. आरएनए से प्रोटीन्स बनते हैं. तो आरएनए से प्रोटीन्स का बनना इसे कहते हैं ट्रांसलेशन. इट इज़ ट्रांसलेशन. सो डीएनए ट्रांसक्राइब्स इनटू आरएनए. आरएनए इज ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन्स. And this is known as central dogma of life. What is it called? Central dogma of life. This is the basis of life. हमने मैकेनिज्म पढ़ना है कि डीएनए से आरएनए बनता कैसे है, प्रोकैरियोट्स में कैसे बनता है, यूकैरियोट्स में कैसे बनता है. जो आपके एफएससी की बुक की एक्सप्लेनेशन है मैं उसके मुताबिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो प्रोकैरियोटिक एक्सप्लेनेशन ज़्यादा उन्होंने दी हुई है. सपोज एक डीएनए है. डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं लिंक्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स. इस स्ट्रैंड का ये 3 एंड या 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड. The enzyme responsible for transcription is this person, RNA polymerase. So this one is RNA polymerase. प्रोकैरियोट्स में एक ही RNA polymerase है that is responsible for transcription. मगर यूकैरियोट्स में there are 3 RNA polymerases. RNA polymerase 1, it is responsible for the transcription of ribosomal RNA, rRNA. RNA polymerase 2, it is responsible for transcription of messenger RNA. RNA polymerase 3, T से transfer RNA याद रखें, it is responsible for the transcription of transfer RNA. RNA polymerase इसके कुछ डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं विच मेक इट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द डीएनए पॉलीमरेज. वो भी हम डिस्कस करेंगे. इस आरएनए पॉलीमरेज ने जहाँ पर डीएनए के साथ बाइंड करना है उस रीजन को कहते हैं प्रोमोटर साइट या प्रोमोटर रीजन. दिस आरएनए पॉलीमरेज इज कंफ्यूज्ड. इट कैन नॉट आइडेंटिफाई दैट साइट. अब उस साइट को आइडेंटिफाई करने के लिए इट नीड्स एन असिस्टेंट and that assistant is known as sigma factor. तो ये कैप पहनकर, ये टोपी पहनकर ये इजीली डीएनए का प्रोमोटर साइट आइडेंटिफाई कर सकता है. तो सिग्मा फैक्टर एक्ट्स लाइक अ कोएंजाइम फॉर आरएनए पॉलीमरेज. आरएनए पॉलीमरेज के पास आपको दिखाई दे रहा है एक बास्केट है इसके पास एक्स्ट्रा आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स है. दीज आर आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स. आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स आपको पता है एडेनिन, यूरेसिल, थाइमीन नहीं होगा. एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, गवानिन होंगे. आरएनए पॉलीमरेज डजंट रिक्वायर हेलिकेज. सो इट हैज़ गॉट अ सीजर. ये इटसेल्फ दो डीएनए के स्ट्रैंड्स को अलग कर सकता है. नेक्स्ट, RNA polymerase does not proofread. तो अपने 3 पॉइंट्स क्या याद रखने हैं? RNA polymerase it itself acts as a helicase enzyme. It doesn't need helicase help. Number 2,
इट डज़ नॉट नीड अ प्राइमर, जो कि डीएनए पॉलीमरेज के लिए चाहिए था। एंड थर्ड, इसमें एक डेफिशिएंसी क्या है, नॉर्मली इट डज़ नॉट प्रूफ रीड अनलाइक डीएनए पॉलीमरेज। कहीं मिस्टेक हो जाए, ये प्रूफ रीडिंग नहीं करता। अब इसने कहाँ पर बाइंड करना है, वो साइट सिग्मा फैक्टर इसे बता देगा। सो इट आइडेंटिफाइज कि इस रीजन पे बाइंड करना है, एंड हेंस इट बिगिन्स टू क्लाइंब अप। इट इज़ अ रीजन जहाँ इसने बाइंड करना है। सो इट क्लाइंब्स अप दिस लेडर, RNA polymerase climbs up this ladder and enters this region that is known as promoter site. It is the promoter site. So this is the promoter site जो इसने बाइंड करना है। प्रोमोटर साइट ये आइडेंटिफाई कैसे करता है सिग्मा फैक्टर, इसकी पहचान क्या है प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में, ये अब हम पढ़ेंगे। तो आरएनए पॉलीमरेज अपने सीजर को यूज़ करते हुए ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को स्प्लिट करता जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को स्प्लिट करता हुआ आगे मूव करता जाएगा विदाउट एडिंग आरएनए न्यूक्लियोटाइड। सो इट वॉक्स सम स्टेप्स, इट टेक्स सम स्टेप्स इन द प्रोमोटर साइट। इससे भी आगे ये मूव करते हुए हाइड्रोजन बॉन्ड्स स्प्लिट करता जाएगा, और साथ ही चूंकि ये प्रोमोटर साइट से आगे जाते हुए हाइड्रोजन बॉन्ड्स स्प्लिट कर रहा है, तो दो डीएनए के स्ट्रैंड्स अलग होते जाएंगे, और ये जो रीजन है ये इस शेप में आ जाएगा, एक बबल सा बन जाएगा। इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल। सो इट इज ट्रांसक्रिप्शन बबल। एक खास डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के सामने ये आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करना शुरू होगा। सपोज यहाँ पर साइटोसिन है तो इसके सामने ये गवानीन ऐड कर देगा, गवानीन है तो ये साइटोसिन ऐड कर देगा, थाइमीन है इसके सामने एडेनिन ऐड कर देगा, थाइमीन है इसके सामने एडेनिन ऐड कर देगा, साइटोसिन के सामने गवानीन ऐड कर देगा। अब जिस डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के सामने इसने आरएनए न्यूक्लियोटाइड ऐड किया है, इसे हम लेबल करते हैं S+1, इसे हम लेबल करते हैं S+1। हाउ डू वी डिफाइन इट? द फर्स्ट डीएनए न्यूक्लियोटाइड टू विच आरएनए न्यूक्लियोटाइड इज अटैच्ड कॉम्प्लीमेंटरीली, इसे आप +1 लेबल करते हैं। बुक में ये लिखा है कि प्रोकैरियोट्स में ये जो प्रोमोटर साइट है, इट लाइज बिटवीन -10 एंड -35। इन यूकैरियोट्स this promoter site lies between -25 and -70. What is -10? What is -35? देखिए ये होगा +1। इस +1 के लेफ्ट पर पहला न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा -1। क्या बन जाएगा? -1। कोई ज़ीरो नहीं है, +1 के बाद डायरेक्टली -1 है। फिर -2, -3, -4, -5। जो 10th न्यूक्लियोटाइड होगा ऑन द लेफ्ट ऑफ +1 इट इज़ लेबल्ड एज -10। जो 25th न्यूक्लियोटाइड होगा ऑन द लेफ्ट ऑफ +1 दैट इज़ लेबल्ड एज -25। जो 35th होगा -35। जो 70th होगा ऑन द लेफ्ट ऑफ +1 दैट इज़ लेबल्ड एज -70। तो प्रोकैरियोट्स में प्रोमोटर साइट लाइज बिटवीन -10 एंड -35। In eukaryotes, it lies between -25 and -70. -10 पर प्रोकैरियोट्स में एक सीक्वेंस है स्पेसिफिक, एंड दैट सीक्वेंस इज TATAAT, टाटाट सीक्वेंस। जबकि -35 पर एक सीक्वेंस है बिल्कुल इसी तरह से, दैट इज TTCAGA। मोस्ट प्रोबेबली इट इज TTCAGA। अक्सर यही सीक्वेंस पाया जाता है -10 और -35 पर इन प्रोकैरियोट्स। ये है प्रोमोटर साइट की पहचान। अब जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज कुछ न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर लेगा, इट किक्स आउट द सिग्मा फैक्टर। सो इट किक्स आउट द सिग्मा फैक्टर कि मज़ीद इसकी कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है। ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है जिसके ऊपर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे हैं,
इसे कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसे कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड या इसे कहते हैं एंटी सेंस स्ट्रैंड। वो डीएनए का स्ट्रैंड कि जिसके ऊपर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स ऐड नहीं हो रहे हैं, जो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, उसे कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड। व्हाई इज़ इट कॉल्ड कोडिंग स्ट्रैंड या व्हाई इज़ इट कॉल्ड सेंस स्ट्रैंड, ये देख लेते हैं। देखिए, अगर इस डीएनए के ऊपर सीक्वेंस सी है, जी है, तो यहाँ पर होगा जी सी, टी टी तो ए, सी जी तो जी सी। अब अगर आप देख लें, जो नया आरएनए बन रहा है उसका सीक्वेंस और इस डीएनए के स्ट्रैंड का सीक्वेंस बिल्कुल सेम आ रहा है, सी जी सी ए जी, जी सी ए जी। इट मीन्स ये डीएनए का स्ट्रैंड वही सेंस दे रहा है जो आरएनए का ये स्ट्रैंड दे रहा है। सिंस दिस डीएनए स्ट्रैंड गिव्स द सेम सेंस एज द न्यू आरएनए, तो हम इसे सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। क्योंकि ये स्ट्रैंड इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, तो हम इसे एंटी सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। और टेम्पलेट इसलिए कहते हैं कि बिकॉज इट एक्ट्स एज अ मॉडल जिसके ऊपर आरएनए ट्रांसक्राइब हो रहा है। अब आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स मज़ीद आरएनए पॉलीमरेज ऐड करता जाएगा और ये आगे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता जाएगा, पीछे से ये जो न्यूक्लियोटाइड्स इसने ऐड किए हैं वो अलग होते जाएंगे। सो इट प्रोट्रूड्स आउट लाइक दिस, ये आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जा रहे हैं। दिस गोज ऑन, चेन इलोंगेट होती जाएगी। दिस इज़ द इनिशिएशन, इट इज़ द इलोंगेशन। सो अब जो है इस रीजन को जहाँ पर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे हैं, इसे कहते हैं कोडिंग रीजन। दिस वाज प्रोमोटर रीजन, दिस इज कोडिंग रीजन। कहाँ पर इसने स्टॉप करना है? जहाँ पर इसको रेड फ्लैग दिखाई दे, या आप रेड फ्लैग देख सकते हैं, इट गिव्स द स्टॉप सिग्नल, it gives the stop signal. The traffic must stop here. Now how does RNA polymerase identify कि यहाँ पर इसने स्टॉप करना है? तो you would read in book कि there is a specific GCGCAT sequence। देखिए GCGCAT sequence होगा वहाँ पर, उस सीक्वेंस को ये आइडेंटिफाई कर लेगा और वहाँ पर इसे सिग्नल मिलेगा कि इसने स्टॉप करना है। अब यहाँ पर जो एंड में आरएनए बनेगा, इसके सीक्वेंस को हम नोट कर लेते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस एंड के सीक्वेंस में क्या क्या होगा? देखिए सी है तो उसके सामने जी, जी के सामने सी, सी के सामने जी, जी के सामने सी, सी के सामने जी होगा, जी के सामने सी होगा, टी के सामने ए होगा, ए के सामने यू, यू ए यू सी जी, जी सी के सामने सी जी, जी के सामने सी जी, लास्ट में एज है तो लास्ट में यूज़ आते जाएंगे। 4 और मोर यूज़ वुड टर्मिनेट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए स्ट्रैंड। अब इसके बाद इस आरएनए को डीएनए से अलग कैसे किया जाएगा? प्रोकैरियोट्स में एक प्रॉपर मैकेनिज़्म है। एक मैकेनिज़्म ये है कि देयर इज़ अ प्रोटीन नॉन एज रो फैक्टर। इसके पास एक सीजर है, ये एटीपीज यूज़ करके कुछ हेलिगेज लाइक एक्टिविटी शो करके आरएनए को डीएनए से अलग कर लेता है। इसे कहते हैं रो फैक्टर या रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। एक है रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन, उसमें क्या मैकेनिज्म होगा? दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट। अब देखिए ये आरएनए मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर डीएनए का ये स्ट्रैंड 3 प्राइम एंड है तो आरएनए का होगा 5 प्राइम एंड, ये होगा 5 प्राइम एंड। तो जो नया आरएनए बनेगा दैट इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड फ्रॉम 5 to 3 एंड, अगला एंड इसका 3 एंड होगा। ये सपोज आरएनए स्ट्रैंड में अलग से शो कर रहा हूँ, इसके एंड में जो सीक्वेंस था आपने बस उस पर फोकस करना है। एंड में सीक्वेंस देखिए ये था जी सी जी सी, जी सी जी सी जी सी, ए यूज़
AUCG फिर आखिर में एज। अब होगा ये कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट जिसे मैं ब्लू से अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये पार्ट एग्जैक्टली इस पार्ट के कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है। देखिए G C G C, ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं। ये कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट इस कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट के ऊपर आ जाएगा। ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्रीज नहीं है, ए और यू मैच नहीं करते हैं, राइट। ए के साथ और ए यू के साथ बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। अब ये जो पार्ट है ये इस पार्ट के ऊपर आ जाएगा। मैं इसे इस तरह मेंशन कर रहा हूँ, देखिए G C C, इसके ऊपर ये पार्ट आ जाएगा। कौन सा पार्ट? G के ऊपर C के सामने G के सामने C के सामने G के सामने C के सामने G। कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे 3 बिटवीन ईच 2 न्यूक्लियोटाइड्स, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने। अब ये जो पार्ट है AU दैट पार्ट इज़ नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। तो लिहाजा क्या होगा, ये पार्ट इस तरह से एक लूप सा बन जाएगा। देखिए AU, इसे कहते हैं नॉन कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस, नॉन कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस। एक धागे की तरह, थ्रेड की तरह ये पार्ट इसके ऊपर आ रहा है, तो ये पार्ट आगे एक्सटेंड करेगा डेफिनेटली। तो ये पार्ट आगे कुछ एक्सटेंड करेगा, जो यूज़ आ रहे हैं, यूज़ आगे एक्सटेंड होंगे। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज हेयर पिन लूप। इट इज नोन एज हेयर पिन लूप। As the hairpin loop is formed, RNA separates from DNA and transcription is terminated. तो प्रोकैरियोट्स में दो मैकेनिज़म्स हैं ट्रांसक्रिप्शन के टर्मिनेट करने के लिए। एक मैकेनिज़्म है रो फैक्टर डिपेंडेंट टर्मिनेशन that involves ATPs and the helicase-like activity of this protein. The other mechanism is hairpin loop formation, जो कि इस तरह से बनेगा। अब ये न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन हो रही है यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में तो ट्रांसक्रिप्शन डेफिनेटली न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियोइड है, या आप कह सकते हैं कि साइटोसोल में हो रही है, वहाँ पर इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर यूकैरियोट्स में जब ये आरएनए इस न्यूक्लियस में बनेगा डीएनए से, इसके बहुत सारे एनिमीज़ है यहाँ पर जो इसे डाइजेस्ट कर सकते हैं, लाइक न्यूक्लिएजेस, फॉस्फेटेजेस, वो इंजाइम्स इसे डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए अगला स्टेप होगा, इसने साइटोप्लाज्म में आना है, तो सेफ एग्ज़िट के लिए इस आरएनए के ऊपर मज़ीद क्या होगा। देखिए ये आरएनए है, मैं इसका ये 5 एंड मेंशन कर रहा हूँ, ये इसका 3 एंड है। अब इसे फॉलो कर ले, आरएनए 5 एंड 3 एंड। इसके 5 एंड पर एक कैप लगेगी, ये कैप ऐड हुआ, और इसके 3 एंड पर एक टेल ऐड होगी, इट इज़ द टेल। तो 5 एंड इज कैप्ड, 3 एंड इज टेल्ड, इसकी प्रोटेक्शन के लिए। दिस कैप, इसका फंक्शन ये है कि इट आइडेंटिफाइज द साइट ऑफ राइबोसोम वेयर इट हैज़ टू बाइंड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, एंड द टेल हेल्प्स फॉर दिस आरएनए इन सेफ एग्जिट फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब केप किस फॉर्म में है, टेल किस फॉर्म में है, वो आपने देखना है। ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट जो कि बुक में अक्सर एक्सप्लेन नहीं होता। देखिए केप किस फॉर्म में है, केप है 7 मिथाइल गवानोसिन ट्राइफॉस्फेट। Cape is in the form of 7-methyl guanosine triphosphate. So we may have only 3 to 4 minutes of explanation.
तो 7 मिथाइल गवानोसिन ट्राइफॉस्फेट की केप है। व्हाट इज़ द कंसेप्ट बिहाइंड इट, इस कंसेप्ट को हम क्लियर करते हैं। देखिए ये है गवानीन डबल रिंग्ड नाइट्रोजनस बेस है, इसके कार्बन नंबर 7 पर मिथाइल ग्रुप लगा है। अब इसे क्या कहेंगे, 7 मिथाइल गवानीन। एक पेंटोस शुगर यानी राइबोज के साथ ये बॉन्डेड है। इस शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ, हमेशा कार्बन 1 के साथ बेस लगता है, कार्बन 1 के साथ ये बेस लगाएगी। कार्बन 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, कार्बन 5 इज़ आउटसाइड द रिंग। अब इसे आप 7 मिथाइल गवानीन की बजाय 7 मिथाइल गवानोसिन कहेंगे। जब बेस लग जाता है फिर हम गवानीन की बजाय, जब शुगर लग जाता है फिर हम गवानीन की बजाय गवानोसिन कहेंगे। एडिनिन के साथ जब आप शुगर ऐड करेंगे उसे एडिनोसिन कहेंगे। नाउ इट बिकम्स 7 मिथाइल गवानोसिन। 3 फॉस्फेट्स हैं, या कार्बन 5 के साथ एक फॉस्फेट लगा है, फिर फॉस्फेट। अब इसे क्या कहेंगे, अब ऊपर देख लें, 7 मिथाइल गवानोसिन ट्राइफॉस्फेट कहेंगे। ये केप है, ये केप कहाँ लगेगी, ये केप इस आरएनए के कार्बन नंबर 5 के साथ लगेगी। कार्बन नंबर 5 जो एंड 5 है, यहाँ पर एक केप ऐड होगी कार्बन 5 के साथ। अब बुक में एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखा है, इट इज़ फाउंड बाय 5 to 5 बॉन्ड। इज इट 5 to 5? यस। देखिए शुगर का कार्बन 5, इस आरएनए का कार्बन 5, तो इट इज़ 5 to 5 बॉन्ड। जो कार्बन नंबर 3 एंड है, जो 3 प्राइम एंड है आरएनए का, इस एंड पर एक लॉन्ग टेल वाला एंजाइम है मिस्टर ए। Mr. A is polyadenylate polymerase. It has got a basket. It contains only adenine nucleotides, only adenine. So it comes and it adds a lot of adenines and forms a tail. That is poly A tail. कितने एडेनिन ये ऐड करेगा, 40 से लेकर 200 एडेनिन्स ये ऐड कर लेता है। तो एक पोली ए टेल ऐड हो रही है, एक केप 5 एंड पर ऐड हो रहा है। दिस केप एंड द टेल दे प्रोटेक्ट दिस आरएनए इन यूकैरियोट्स फॉर इट्स सेफ एग्जिट फ्रॉम न्यूक्लियस, सो दैट इट इज़ प्रोटेक्टेड अगेंस्ट न्यूक्लियसिस एंड फॉस्फेटेसिस। अब एक और प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है, ये जो आरएनए बना है, इस आरएनए में बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जिन्होंने आगे जाकर एक्सप्रेस नहीं होना। इस आरएनए को कहते हैं प्राइमरी आरएनए। इस प्राइमरी आरएनए में बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जिन्होंने एक्सप्रेस नहीं होना, उन रीजन्स को कहते हैं इंट्रॉन्स। बाकी जिन्होंने एक्सप्रेस होना है, आगे प्रोटीन बनाना है, उसे कहते हैं एक्सॉन। जिसने एक्सप्रेस नहीं होना इंट्रॉन, जिसने एक्सप्रेस होना है ई से एक्सप्रेस, ई से एक्सॉन याद रखें। तो जिसने एक्सप्रेस नहीं होना उसे रिमूव करना होगा। उनको रिमूव करने के लिए देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ एंजाइम्स। कुछ सफाई वाले वर्कर्स आ जाते हैं, उनके पास सीजर्स हैं, वो आकर स्प्लाइसिंग करेंगे, इन इंट्रॉन्स को रिमूव करते जाएंगे। दिस ग्रुप ऑफ एंजाइम्स इज कॉल्ड स्प्लाइसियोसोम्स। Spliceosomes. So what is spliceosomes? A group of enzymes responsible for the removal of introns, and this removal of introns is known as splicing. And RNA itself can also act as enzyme. This RNA can itself also act as enzyme and can do the splicing. तो लास्ट स्टेप क्या होगा, आपके पास एक ऐसा RNA बन जाएगा इसमें कोई इंट्रॉन्स नहीं होंगे, सिर्फ एक्सॉन्स होंगे। इसके ऊपर एक 7 मिथाइल गवानोसिन ट्राइफॉस्फेट की केप होगी एट द 5 एंड, एंड देयर वुड बी अ पोली एडेनिन टेल एट द 3 एंड। नाउ दिस आरएनए इज नोन एज मैच्योर आरएनए।
produced as a result of splicing. This RNA is ready to do its work and take part in protein synthesis. So that's all for about transcription. I hope you can understand all the aspects of this topic. I'll be responding for your reviews and responses. See you soon, inshallah. Allah Hafiz.